रीइंकार्नेटेड विद अप्रेजल स्किल के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक इंसान को सक्सेसफुल होने के लिए उसके पास लीडरशिप, नॉलेज, प्रोवेस, डिप्लोमेसी और साथ ही साथ एम्बिशंस का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके पास एक अप्रेजल स्किल है जिसका इस्तेमाल करके वो लोगों के स्टैट और एप्टीट्यूड को देख सकता है नंबर्स के अंदर, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। उसके बाद वो सोचने लगता है कि वो इस ताकत का इस्तेमाल करके अपने फादर के कहे के मुताबिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूलर बनेगा और इस वॉर के टाइम से अपने किंगडम को बाहर निकालेगा। जिसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रीड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से सारे कामों को कर रहा था और बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग भी कर रहा था। सारे के सारे लोग उसे काफ़ी पसंद भी करने लगे थे और वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था खुद को इम्प्रूव करने की, और अब वो किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोगों में से एक बन चुका था। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्ट्स बैठ करके किताबें पढ़ रहा था और वहाँ पे मेड्स बात कर रही थी कि रीड्स दिखने में काफ़ी अच्छा है। तभी वहाँ पे रीड्स आ जाता है और कहने लगता है आर्ट्स से कि वो उसकी पढ़ाई में मदद करेगा। ये सुन करके आर्ट्स उसे शुक्रिया कहता है। रीड्स फिर बताता है कि एंसल किंगडम ने अपनी नेवी के मदद से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड को बढ़ाया और ट्रेड की वजह से उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हो गए, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया सारे कॉन्टिनेंट के ऊपर कंट्रोल हासिल करने में। जिसके बाद एंसल के किंग एनस बारडोस ने खुद को वहाँ का एम्परर घोषित कर दिया और अपने किंगडम का नाम समरफोर्थ एम्पायर कर दिया। ये सारी चीज़ें करने में उन्हें 200 से 300 साल लग गए थे, लेकिन अभी एम्पायर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बारडोस 12 जो कि अभी रूल कर रहे हैं एम्पायर को, वो सिर्फ 8 साल के हैं, जिसकी वजह से उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास ही सारी अथॉरिटी हैं और वो अपने मनमर्जी से जो चाहे वो कर रहे हैं। और एम्परर का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है एम्पायर के ऊपर, जिसकी वजह से सारे के सारे नोबल रिवॉल्ट करके अपने आप को ऑटोनोमस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके फादर को भी वहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है रिवॉल्ट्स को रोकने के लिए। और इन सभी केओस से बचने के लिए आर्स को जल्दी से जल्दी और भी ज़्यादा काबिल और ताकतवर लोगों को अपनी तरफ करना होगा। आर्स फिर पूछता है कि सबसे ज़्यादा हालत कहाँ पे ख़राब होगी। ये सुनकर के रीड्स बताता है कि मिशन के अंदर, क्योंकि यहाँ के जो मेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही बूढ़े हैं और साथ ही साथ वो काफ़ी बीमार रहते हैं और उन्होंने अभी तक अपने सक्सेसर को नहीं चुना है। तो अगर वो मर जाते हैं तो उनके दोनों बेटे आपस में ही लड़ना शुरू कर देंगे रूलर बनने के लिए। आर्स ये सुनकर के पूछता है रीड्स से कि आखिर उसके फादर किसकी साइड लेंगे। ये सुनकर के रीड्स बताता है कि उसे जहाँ तक लगता है उसके फादर बड़े बेटे की साइड लेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से बड़े बेटे का हक रहता है आगे चल के रूल करने का। लेकिन जो उनका छोटा बेटा है वो भी काफ़ी ज़्यादा काबिल है और वो यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी फैक्शन को ज्वाइन नहीं कर सकते। आर्स फिर समझ जाता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग मिशियन प्रोविंस के कैनार डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटे से विलेज को बस रूल करते हैं। इसीलिए कैनार डिस्ट्रिक्ट के मेयर जिस साइड को सपोर्ट करेंगे उन्हें भी उसी साइड को सपोर्ट करना होगा। जिसके बाद रीड्स कहने लगता है आर्स से कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करेगा और वो दोनों साथ में मिल करके इस किंगडम की अच्छे से रक्षा कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काबिल लोगों को अपनी तरफ करना होगा। उसके बाद हमें रेवन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि आजकल उन्हें काफ़ी सारी बैटल्स लड़नी पड़ रही हैं। जिसके बाद आर्स बताता है कि वो लोग कैनार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैपिटल में जा रहे हैं ताकि वो दूसरे काबिल लोगों को ढूंढ सकें। ये सुन करके रेवन कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी ये जो स्किल है दूसरे के टैलेंट को पहचानने की, वो काफ़ी ज़्यादा ही काम की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे पहले किसी मेज को ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि मेज काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहते हैं और वो किसी भी बैटल के पूरे टेबल को टर्न कर सकते हैं। ये सुन करके आर्स याद करने लगता है कि रेवन ने उसे एक मैजिक आर्टिफैक्ट दिया था जिससे वो मैजिक का इस्तेमाल कर सके और ट्रेनिंग कर सके, लेकिन उसका मैजिक काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर रहता है, जो देख करके रेवन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे। आगे हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही घोड़े पे बैठ करके जा रहे रहते हैं और वहाँ पे आर्स तारीफ करता है रीड्स की घुड़सवारी की। ये सुन करके रीड्स उसे शुक्रिया कहता है। जिसके बाद वो लोग कैनार किंगडम की कैपिटल के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही लोग रहते हैं, जिन्हें देख करके आर्स काफ़ी हैरान रहता है। रीड्स बताता है कि यहाँ पे 50,000 लोग रहते हैं और उन्हें यहाँ पे कोई ना कोई काम का मिल ही जाएगा। जिसके बाद वो दिखाता है वहाँ के कैसल को, जिसके अंदर पायार फैमिली रहती है जो कि यहाँ की मेयर है।
वहाँ पे सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे और महंगे कपड़े पहने थे, जो देख कर के आर्स काफ़ी खुश होता है और कहता है कि वो भी अपने किंगडम के अंदर ऐसे ही लोगों को खुश और अच्छे से देखना चाहता है। फिर वो अप्रेजल की मदद से ताकतवर लोगों को ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी काम का इंसान नहीं मिलता। आर्स फिर सोचने लगता है कि उनके हाई स्टैट्स का कोई फ़ायदा नहीं है अगर उनका एप्टीट्यूड ही अच्छा नहीं है। ज़्यादा अप्रेजल का इस्तेमाल करने से उसकी आंखें भी दर्द करने लगती हैं। तभी रीड्स कहने लगता है कि उनके पास काफ़ी टाइम है, वो आराम से दूसरे लोगों को ढूंढ सकते हैं। वो लोग जब मार्केट के पास जा रहे थे तभी वहाँ पे रास्ते में आर्स को एक गली दिखाई देती है और वो जैसे ही अंदर देखता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। आर्स ये देख करके काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और तभी रीड्स कहने लगता है उसे पता है कि आर्स को काफ़ी बुरा लग रहा है, लेकिन बदकिस्मती से वो लोग इनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। आर्स फिर कहने लगता है कि वो एक ऐसा किंगडम बनाएगा जहाँ पे लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और वहाँ पे सबसे गरीब लोग भी अच्छे से रह पाएंगे। रीड्स आर्स की ये सारी बातें सुन करके काफ़ी ज़्यादा हैरान रहता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि वो भी उसकी इस चीज़ में मदद करेगा, लेकिन उनकी बातों को कोई छुप करके सुन भी रहा था। जिसके बाद वो इंसान वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही मेन मार्केट के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे खाने की चीज़ें देख करके आर्स काफ़ी खुश होने लगता है। तभी वहाँ पे एक इंसान उसे बुलाते हुए कहता है, बच्चे ये देखो, ये एक ड्रैगन का अंडा है, तुम चाहो तो इसको खरीद सकते हो और ड्रैगन के साथ खेल सकते हो। ये सुन करके आर्स काफ़ी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या इस दुनिया के अंदर ड्रैगन्स भी एग्जिस्ट करते हैं। जिसके बाद वो सोचता है कि वो उनकी सवारी भी कर सकता है और वो खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। वो इंसान उससे 3 सिल्वर मांगता है एक ड्रैगन के अंडे के बदले में। ये सुनकर के आर्स कहता है कि वो 3 अंडे खरीदेगा, लेकिन तभी रीड्स उसके सामने अपने स्वॉर्ड को कर देता है और कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर आर्स को बेवकूफ़ बनाने की। ये देख करके आर्स काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद रीड्स कहने लगता है कि हमारा ट्रेड नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के साथ 1 साल से बंद है, तो आखिर यहाँ पे ड्रैगन के अंडे कैसे आ सकते हैं। इसके अलावा ड्रैगन के अंडे काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं, तो आखिर वो इतने सारे अंडे यहाँ पे कैसे बेच पा रहा है, वो भी एक स्टॉल लगा करके। इसका बस एक ही मतलब है कि वो यहाँ पे असल में बड़े लिजार्ड्स के अंडे बेच रहा है। शॉपकीपर उसकी ये सारी बातें सुन करके काफ़ी घबराने लगता है और सोचता है उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया। आर्स फिर रीड्स को रोकता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो किसी का मर्डर करे। ये सुन करके रीड्स भी नॉर्मल हो जाता है। फिर वो देखता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा ही लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर लिया है और फिर वो आर्स से माफ़ी मांगता है ओवर रिएक्ट करने के लिए। आर्स कहता है कोई बात नहीं और फिर वो मन ही मन सोचने लगता है कि उसे आगे से संभल के रहना होगा, नहीं तो रीड्स वापस से ऐसा कुछ कर सकता है। फिर वो सोचता है कि उसे पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए ताकि लोग उसको स्कैम न कर सकें। आगे में दिखाया जाता है रीड्स काफ़ी सारी चीज़ें आर्स को देता है खाने के लिए और आर्स उसे खा करके काफ़ी खुश हो रहा रहता है। तभी वो देखता है सामने कैंडी को और उसे लेने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी उससे एक इंसान टकराता है और बहुत ही तेज़ी के साथ भागने लगता है। आर्स को लगता है कि उस इंसान को ज़रूर जल्दी होगी, लेकिन तभी रीड्स कहता है कि उसका पर्स गायब है। जिसके बाद आर्स ये देख करके चौंक जाता है और रीड्स उसे उठा करके दौड़ने लगता है उस इंसान के पीछे। वो इंसान वहाँ से भागते हुए हंस रहा रहता है। तभी रीड्स उसके रोब को पकड़ करके खींच देता है और हमें दिखाई देता है कि असल में वो इंसान एक लड़की थी। आर्स को ये देख करके काफ़ी हैरानी होती है, लेकिन तभी वो लड़की एक एले के अंदर चली जाती है जहाँ पे वो लोग भी उसके पीछे वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उस लड़की के आसपास काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और तभी उनमें से एक इंसान कहने लगता है, तुम्हें हमारी बात अच्छे से मान लेनी चाहिए और भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद वो उसे पंच कर देता है और वो लड़की वहीं पे जा कर के नीचे गिर जाती है। वो इंसान उस लड़की से कहता है कि तुम हमारी स्लेव हो, इसलिए ढंग से बिहेव किया करो। ये सारी चीज़ें देख करके आर्स कहने लगता है कि वो उस लड़की को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। ये सुन करके वो इंसान गुस्सा हो जाता है और आर्स के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन रीड्स उसके पंच को रोक देता है। रीड्स की पावर को देख करके आर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। जिसके बाद रीड्स कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्स को नुकसान पहुंचाने की, सोचने की। वो काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में रहता है। जिसके बाद वो उस इंसान को पेट में पंच करके ज़मीन पे पटक देता है।
उस इंसान के साथ ही हथियार के साथ हमला करते हैं रीड्स के ऊपर, लेकिन रीड्स उन सभी को ठिकाने लगा देता है। वो सारे के सारे फिर वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं कि वो लोग वापस आके बदला ज़रूर लेंगे। आर्स तभी अपने अप्रेजल का इस्तेमाल करता है उस लड़की के ऊपर, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उस लड़की का एप्टीट्यूड मैजिक के लिए एस रैंक का है। और ये देख कर के वो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होता है, क्योंकि उस लड़की के जो स्टैट्स रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं, जिसका मतलब है कि उस लड़की के अंदर पोटेंशियल है कि वो उसके फादर के जितनी स्ट्रॉन्ग बन सके। रीड्स फिर सामने जा कर के उस लड़की से आर्स का पर्स मांगने लगता है। ये देख कर के आर्स कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो उस लड़की से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगी। वो लड़की ये सुन कर के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है, जिसके बाद रीड्स कहने लगता है कि वो ऐसे ही किसी को भी रिक्रूट नहीं कर सकते। ये सुन कर के आर्स कहता है कि ये लड़की बहुत ही ताकतवर मेज बन सकती है, लेकिन वो लड़की कहती है कि उसने आज तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया है और वो किसी छोटे लड़के का खिलौना नहीं बनने वाली। ये सुन कर के आर्स कहने लगता है कि उसे गलत फहमी हुई है, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम नोबल्स को लगता है कि तुम हम लोग से बेहतर हो और हम लोग के ऊपर हो। आर्स कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो कभी भी किसी नोबल के लिए काम नहीं करेगी। ये सुनकर के आर्स कहता है कि तुम अभी जैसी लाइफ जी रही हो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो तुम्हें काफ़ी अच्छा खाना मिलेगा और साथ ही साथ पहनने के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े मिलेंगे। लेकिन वो लड़की कहने लगती है कि नोबल सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि आखिर वो लोग अपनी ज़िंदगी किस तरीके से बिताते हैं। गरीब लोगों को ये भी नहीं पता रहता कि आखिर उन्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो वो खाना कहाँ से आएगा। और वहीं पे नोबल्स अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे रहते हैं। रीड्स फिर कहने लगता है कि उसे पता है कि वो लड़की अभी कैसा महसूस कर रही है, क्योंकि वो भी कभी उसके जैसा ही था और वो बस उसे बताना चाहता है कि आर्स दूसरे नोबल से काफ़ी ज़्यादा अलग है। लेकिन वो लड़की कहती है कि वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनेगी। तो फिर रीड्स उससे आर्स का पर्स वापस मांगता है। वो लड़की कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें ये वापस कर रही हूँ। और उसके बाद आर्स देखता है कि उस लड़की के हाथों के ऊपर निशान रहते हैं बांधने के। वो पूछता है कि आखिर ये निशान कैसे आए। तो वो लड़की बताती है कि वो जब एक नोबल से कुछ चुरा रही थी खाने के लिए, तो उसने उसे कैप्चर कर लिया और उसे स्लेव बना करके बेच दिया। और शायद उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उस लड़की की बातों को सुन करके आर्स और रीड्स का रिएक्शन कुछ ऐसा रहता है। आर्स तभी कहने लगता है कि उसे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर वो रहेगी तो उसे वापस से पकड़ लिया जाएगा। तो फिर ये सुन के वो लड़की कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे कुछ बच्चे दौड़ते हुए आ जाते हैं और उसका नाम ले रहे रहते हैं, शार्लेट शार्लेट। ये सारी चीज़ें देख करके आर्स और रीड्स काफ़ी हैरान होते हैं। फिर वो बच्चे कहने लगते हैं कि तुम आखिर 2 दिन से कहाँ थी, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी और साथ ही साथ हमें काफ़ी भूख भी लगी है। ये सारी चीज़ें सुन करके शार्लेट बताती हैं कि ये सारे बच्चे उसी की तरह ऑर्फन हैं और वो उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकती है। आर्स ये सुन करके कहता है कि वो उसकी सारी बातों को समझ गया, जिसके बाद वो रीड से अपना पर्स मांग के उसे दे देता है। शार्लेट उस पर्स को ले लेती है और कहती है कि वो ये उसे अपनी मर्जी से दे रहा है, तो वो उसे ये पैसे वापस नहीं करेगी। आर्स ये सुन करके मुस्कुराने लगता है और कहता है उसे इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे से शार्लेट जाने लगती है और कहती है कि आर्स काफ़ी ज़्यादा अजीब है, जिसके बाद वो सारे बच्चों को लेकर के वहाँ से चली जाती है और आर्स उन्हें बाय कर रहा रहता है। उनके जाने के बाद आर्स कहता है कि वो उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था अपने साथ चलने के लिए, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आर्स काफ़ी ज़्यादा उदास रहता है और बाहर ठंड में बैठा रहता है। रीड्स उसे अंदर बुलाने लगता है, लेकिन आर्स उसकी बात को नहीं सुनता। तो फिर रीड्स कहता है कि उसे पता है कि अभी आर्स काफ़ी ज़्यादा उदास है। आर्स कहने लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है, वो खुद की लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उसे इसका अंदाज़ा तक नहीं था। तभी वो देखता है कि वही सारे बच्चे सड़क के ऊपर दौड़ रहे थे और शार्लेट को पुकार लगा रहे थे, जिसके बाद वो लोग उनके पास चले जाते हैं और वो बच्चे बताते हैं कि असल में शार्लेट को उन तीनों लोगों ने ही वापस से किडनैप कर लिया है और वो लोग शार्लेट को कहीं पे लेकर के जा रहे हैं।